नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी में। तो साथियों, यहाँ पर हम उपस्थित हैं लेकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है 12वीं क्लास का, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बच्चों, यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस क्लास में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो इस चैप्टर का, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका क्लास मिस ना हो। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं और आज के क्लास में डिस्कस करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। ठीक है, इसे जितना हो सके शेयर कर दें। अब देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है कि पुंकेसर का प्रजननशील भाग कौन सा है। बच्चों, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि जो एस्टामिन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, तो पुंकेसर का जो प्रजननशील भाग है, या जिसको हम कहते हैं फर्टाइल पार्ट, क्या कहते हैं बच्चों, फर्टाइल पार्ट कहते हैं, वह कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। आप थोड़ा समझिए, हम थोड़ा सा एस्टामिन के डायग्राम की बात करते हैं। देखिएगा सामने, ठीक है, यहां पर हमने एस्टामिन बनाया है, इसका नाम है एंथर। ठीक है, यह है फिलामेंट। और हाँ, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके देखते हैं। देखिएगा, जब आप इसको बड़ा करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे दो लोब हैं। कितने लोब हैं बच्चों? दो लोब हैं, और दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव हो गया, क्लियर है, कनेक्टिव। तो आप देख रहे हैं फिलामेंट करता क्या है, तो फिलामेंट फूड और वाटर प्रोवाइड करता है, यानी कि एंथर को लेके जाता है। तो ये प्रजनन क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, तो ये तो कदापि नहीं होगा। फिर यहाँ पे कनेक्टिव है, बस ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। फिर एंथर है, तो इसको थोड़ा सा हम खोल के देखते हैं। जब आप एंथर को खोलेंगे ना, तो इस प्रकार की संरचना मिलेगी, जिसके अंदर आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या मिलेंगे बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या पाया जाता है, तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, यानी कि परागकण। क्या बनता है बच्चों? परागकण बनते हैं, और ये परागकण ही क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ओव्यूल, तो ये फीमेल से रिलेटेड है, तो इसमें नहीं होगा, ना ही ये कनेक्टिव होगा, ना ही फिलामेंट होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एंथर होगा, क्योंकि एंथर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपके सामने है कि निम्न में से डिप्लॉयड कौन सा है। ऑप्शन पर पहुंचते हैं, एग सेल, एसेसरी सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये एंटीपोडल सेल्स। समझिए थोड़ा सा, हम यहाँ पे एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो सेल्स दिख रहे हैं सब एम्ब्रियो सेक से रिलेटेड है। अब देखिए, जब आप एक एम्ब्रियो सेक देखेंगे ना, तो आपको एम्ब्रियो सेक में कुछ इस प्रकार के कोशिकाएं दिखाई देंगे। ठीक है, समझिएगा, ये जो है ना एग एपरेटस है। क्या बच्चों? एग एपरेटस है, और एग एपरेटस में आपके दो प्रकार के सेल्स हैं। ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं दोनों साइड साइड में, उसको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, और बीच में जो सेल दिख रहा है बड़ा वाला, इसको कहते हैं एग सेल। कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बीच में जो आपको ये केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात हम बात करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर तीन सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और ये प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, बीच में आपको दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों केंद्रक मिल करके क्या बनाते हैं, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके, अब समझिए, अब हुआ यही कि अगर तीन तीन सेल्स हैं, तो ये एन एन एन, ठीक है, ओके, एन एन हो गए। फिर यहां पे तीन सेल्स है, ये भी क्या हो जाएंगे, एन हो जाएगा, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन,
और ये एन और ये एन, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये एन एन क्यों हो रहा है, तो बच्चों ये जो एम्ब्रियो सेक बना है ये ओमेगा स्पोर मदर सेल से बना है, ठीक है। उसमें मियोसिस विभाजन हुआ था, हैप्लॉइड हो चुका था, ठीक है। अब समझिए, तो एन एन एन, तो यहाँ पे ये अलग अलग है, जबकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है एन और एन है, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, 2n बनाता है। और 2n को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डिप्लॉयड कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपके सामने है, तो हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि इसमें क्या है, डिप्लॉयड। क्लियर, ओके। अब है एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, क्या वो इरेक्ट यानी कि पूरा सीधा होता है, तो इरेक्ट यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको ओव्यूल के प्रकार हैं, तो एक्चुअली 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं। ये आपको आगे दिख रहा है, तो ये ऐसा है नहीं, ठीक है, सीधा है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल ये नहीं है। इसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फिर रहा इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है वो होता है उल्टा, ठीक है, तो उसी को इन्वर्टेड कहते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, तो होता है इन्वर्टेड। क्लियर है, ओके। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं, ये समझने वाला है, और इसको हम अच्छे से समझते हैं, समझिएगा। अब नर युग्मक की बात की जा रही है, तो एक्चुअली चैप्टर है प्लांट्स वाला, तो हम प्लांट से रिलेटेड ही बात करेंगे, एनिमल्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो समझिए, नर युग्मक की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर माइक्रोस्पोर क्या है, मदर सेल पार्टिसिपेट है। थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको हम एम सी कहते हैं, ओके। अब ये होता है डिप्लॉयड, क्या होता है बच्चों, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, समझिएगा। अब इसमें एक विभाजन होगा, किस विभाजन की बात की जा रही है, ये अर्धसूत्री विभाजन की, इसको हम कहते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। और जब मियोसिस डिवीजन होता है, तो बच्चों क्या होता है, तो यहां पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड के प्रत्येक माइक्रोस्पोर अलग होकर करके अलग अलग पोलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा समझिए, हम इसमें से एक पोलन ग्रेन निकाल लिया हमने, ठीक है, यानी एक माइक्रोस्पोर निकाल लिए, हमने एक माइक्रोस्पोर निकाल लिया, और इसमें हम किए माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। समझिए, ये हो गए चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो माइक्रोस्पोर है वो क्या है, हैप्लॉइड है, समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे करते हैं हम लोग माइटोसिस। जब हम माइटोसिस डिवीजन करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, तो इस सेल से यहां पर जो सेल्स बनते हैं उसमें 2 सेल्स बन जाते हैं, एक बड़ा वाला होता है, ठीक है, और एक छोटा वाला। जो बड़ा वाला होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और जो छोटा वाला होता है उसको कहते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। थोड़ा समझिए, अब क्या करते हैं, फिर से होता है कि जो जनरेटिव सेल है, देखिएगा, जो जनरेटिव सेल है इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है बच्चों, माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, तो जो जनरेटिव सेल है उससे उत्पन्न होते हैं 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। कितने बच्चों, 2 मेल गैमेट। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कितना है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और इसमें मियोसिस डिवीजन कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। तो यहां पर पूछा ही जा रहा है कि एक मियोसिस डिवीजन में, तो समझिए,
तो फिर से इसको रिमाइंड करते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से एक हमने ले लिया तो उसमें माइटोसिस हुआ, तो वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल वाला एक संरचना बना। फिर यहाँ पे जेनेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2 मेल गैमेट, यानी कि यहां पर एक मियोसिस में कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं? 4, और एक माइक्रोस्पोर में कितने गैमेट? 2। ठीक है, समझिए 1 माइक्रोस्पोर बराबर 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। ठीक है, और जब 2 मेल गैमेट एक में तो कितने हैं? तो 4, तो 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर इंटू 2 इज इक्वल टू कितने गैमेट हो जाएंगे बच्चों? 8 गैमेट होंगे। कितने होंगे? 8 गैमेट बनेंगे। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ओके। अब है कि परागकण का निर्माण कहां होता है। पूछा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं आखिर बनते हैं तो बनते कहां हैं? पोलन ग्रेन्स की बात की जा रही है बच्चों, पोलन ग्रेन्स। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, वहां पर हमने एंथर का डायग्राम बनाया था और हमने आपको बताया था कि एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम में ही बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो आप यहाँ पे आपको अगर ध्यान होगा तो एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एंथर हो जाएगा। इसके कंसेप्ट को हमने ऑलरेडी ही डिस्कस किया है। अब एक स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है तो समझिएगा, स्पोर का निर्माण और उसका डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए। ठीक है, देखिएगा अब कितने पोलन मदर सेल 1000 परागकण को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, कितने पूछा जा रहा है, कितने पोलन मदर सेल 1000 परागकण को उत्पन्न करेंगे, पोलन ग्रेन्स उत्पन्न करेंगे। थोड़ा समझिए, पोलन मदर सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है, MMC। क्लियर है जी बच्चों? अब समझिएगा, अब यहां पे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल के कंसेप्ट को अभी हमने बताया था। अब समझिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, चलिए देखिए ये मान लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, शॉर्ट में MMC कह रहा है। ठीक है, क्या है? 2N है। अब इसमें कराते हैं हम मियोसिस। क्या बच्चों? मियोसिस। अब मियोसिस होगा तो क्या होता है? तो आपके टेट्राड बनते हैं। कितने? टेट्राड बनते हैं। अब टेट्राड में कितने माइक्रोस्पोर होते हैं? देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड से आपके पोलन ग्रेन बनते हैं 4। ठीक है, कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर। या पोलन ग्रेन कितना बन गया बच्चों? 4 बन गए। अब यहां पे देखा जा रहा है कि एक जो मदर सेल है उससे कितने पोलन ग्रेन बन रहे हैं? तो उसके 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि 1000 पोलन ग्रेन को उत्पन्न होने में कितना समय कितना ये पोलन मदर सेल की आवश्यकता होगी। तो समझिएगा, अगर एक में कितने बन रहे हैं? तो 4 बन रहे हैं, तो इसको कर देंगे हम लोग, जो 1000 है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 250। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 250 होगा, यानी कि 250 पोलन मदर सेल मिल करके 1000 पोलन ग्रेन्स क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब है कि एक परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, वही बात है कि देखिए MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्लियर है? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। ठीक है, ये मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बने टेट्राड में। ठीक है,
एक की हम बात करते हैं तो ये माइक्रोस्पोर हो गया। क्लियर है। अब क्या होता है, देखिए सामने थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए ऐसे होता है। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके हैं माइक्रोस्पोर। क्या बच्चों, माइक्रोस्पोर है। अब इसमें विभाजन होता है बच्चों, तो दो माइटोसिस डिवीजन होता है, ऑलरेडी हमने बताया भी। माइटोसिस डिवीजन, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो पोलन ग्रेन है ये अभी क्या है, इमेच्योर है। इमेच्योर है यानी कि अपरिपक्व है, अपरिपक्व है, ठीक है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो इसके अंदर देखिएगा 2 सेल बनते हैं। ओके, कितने सेल्स बने बच्चों, 2 सेल्स बने हैं। एक है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और एक है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, अब ये हो गया है मैच्योर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे के प्रोसेस में पहुंचेंगे तो वहां पे होता है जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन होगा तो जेनेटिव सेल से 2 मेल गैमेट उत्पन्न होंगे। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्मिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैच्योर पोलन ग्रेन की बात करनी है। कितनी, केवल मैच्योर पोलन ग्रेन्स की बात करनी है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स, यानी कि परिपक्व परागकण की बात करनी है। तो बच्चों परिपक्व परागकण में कितने केंद्र रखे आपको दिख रहा है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बच्चों, वो होगा 2, यानी कि सी। अब निम्न में से किस में एनिमोफिली यानी कि वाइल्ड पोलिनेशन प्रकार का परागण नहीं पाया जाता। पूछा जा रहा है कि किस में जो परागकण की प्रक्रिया होती है वह हवा के द्वारा नहीं होता है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है कि ग्रास, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ग्रास में वायु परागण होता है, ग्रास में वायु परागण होता है, मेज में भी वायु परागण होता है, ठीक है। ये वेट है, गेहूं है, इसमें भी वायु परागण होता है, वायु परागण होता है। बट साल्विया में वायु परागण नहीं होता है, इसमें इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, साल्विया, और साल्विया में वायु परागण की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब एक निम्न में कौन सा बीजांड पुष्पी पादपों में कॉमन होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हम बताते हैं, आप समझेंगे और से आप कंठस्थ कर लेंगे कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वह सबसे कॉमन टाइप का क्या है, यानी कि मैक्सिमम प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब कि एम्ब्रियो सेक के बीच में उपस्थित द्वितीय केंद्रक होता है, इसका कंसेप्ट हमने आपको बताया था, फिर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। देखिए ये एम्ब्रियो सेक है, ओके, ये दोनों सिनर्जेट सेल, ये है बीच वाला एग सेल, ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर के बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर है, ओके। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है बच्चों समझिएगा, तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें जैसे कि एन एन है तो ये एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लॉयड। ओके, प्रश्न पूछा जा रहा है एम्ब्रियो सेक के बीच में उपस्थित द्वितीय केंद्रक होता है,
क्या हो जाएगा बच्चों, डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, ओके।